आप सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सबसे पहले अपने केमिस्ट्री के पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। यहाँ पर हमें एक आइडिया सबसे पहले होगा ही कि केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर सेकंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स और फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है वो कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा वहां पर फोकस किया जाएगा सबसे ज्यादा। और ये प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन है ये डेडिकेटेड टू स्टूडेंट होगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट याद रखने से कुछ काम नहीं बनने वाला। क्योंकि एग्जाम जब आपका होगा तो वहां पर क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर दोनों ही चीजें चेक की जाएंगी। एक तो वहां पर उसका क्वेश्चन का करेक्ट होना तो मैटर करेगा ही, लेकिन साथ साथ में वहां पर एक स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और वो सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस करोगे उसके बाद सारी चीजें शुरू होना स्टार्ट होंगी। तो ये हमारे पास एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर में जुड़ा होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में 11th और 12th क्लास में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में जो एप्लीकेशन पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा जिस चैप्टर का होता है वो मोल कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि ये आपकी 11th क्लास के चैप्टर के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मैं यहां पर इसको एज एक चैप्टर इसलिए लेके चलूंगा क्योंकि ये सारे ही चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। हम सिर्फ इसके एक तरीके से कॉन्सेप्ट्स की यहां पर बात नहीं करेंगे, हम इसके एप्लीकेशन की भी साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। बाकी फिर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे फिर से एक बार वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाया करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे स्टडी करेंगे। फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, किस तरीके से सॉल्यूशन में इसका एप्लीकेशन पार्ट है उसकी बात करेंगे। फिर मोल कॉन्सेप्ट इन रिडॉक्स, कि रिडॉक्स सेक्शन जब आप पढ़ोगे तब उस चैप्टर में किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का रोल होने वाला है। फिर मोल कॉन्सेप्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर का यहां पर मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में तो हम लोग सॉल्यूशन में कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन सॉलिड हमारे कोर्स में नहीं है, हट चुका है। बात आई गैसेस स्टेट, तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे होंगे उसकी चीज की। फिर हमारे पास क्या है, मोल कॉन्सेप्ट इन इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें बहुत बार आपको मोल कॉन्सेप्ट वाला ही पार्ट देखने को मिलने वाला है। फिर है मोल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फिजिकल केमिस्ट्री में ही आएगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके जो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहां पर मोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करोगे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप लोगों को मोल का सहारा लेकर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया जाएगा। हालांकि नीट लेवल में इस तरह के ज्यादा एक तरीके से चीजें देखने को मिलती नहीं है, ये सारी चीजें जेईई मेन और एडवांस लेवल पे ज्यादा देखने को मिलती हैं। और फिर इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर के साथ लिंक कर रहे होंगे। अब हमें सबसे पहले अगर ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार इसकी बात कर ली जाए। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, जहां पर हम जानेंगे कि मोल क्या होता है। तो इससे भी पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे भी पहले हम लोग जो एक बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे मैटर से स्टार्टिंग। क्योंकि अगर केमिस्ट्री की हम स्टार्टिंग करेंगे और वहां पर मैटर की स्टार्टिंग से बात ही ना हो तो फिर एक तरीके से आप लोग कनेक्टिविटी नहीं बना पाओगे। तो हम लोग मैटर से स्टार्टिंग करते हुए मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर हम लोग मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब क्या होते हैं। तो एक हल्का सा बैकग्राउंड बना के एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं प्री मोल कॉन्सेप्ट, जहां पर मोल कॉन्सेप्ट का भी एक तरीके से बैकग्राउंड बन रहा होगा। और फिर एक एक करके हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स लेके चल रहे होंगे जो भी इसमें रहे होंगे। फिर हमारे पास आएगा एटॉमिक मास एंड टाइप्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इनकी हम बात स्टार्टिंग करेंगे। फिर मॉलिक्यूलर मास एंड टाइप्स, एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास। ये टर्म इंपॉर्टेंट है अपने आप में, फॉर्मूला मास, क्योंकि हम सब लोगों ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो बहुत हद तक सुना होता है, लेकिन फॉर्मूला मास हम लोगों ने नहीं सुना होता है। फिर है हमारे पास दी मोल कॉन्सेप्ट। अब यहां से हमारे एक तरीके से इनकी डेफिनेशंस,
इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेज होंगे वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मिक्सचर एनालिसिस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड एंड प्योरिटी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद पैरेलल रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी बातें रहेंगी और स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग अपने टॉपिक के साथ एकदम। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। इसके दो पार्ट से हमारे पास, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, फिर सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। अब बात करते हैं मैटर। ठीक है, देखिए मैटर से अगर हम बात स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं यहां पर सबसे पहले यही बताऊंगा, एनीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है, एनीथिंग अराउंड अस, और जहां पर विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, इसको हम लोग कह देते हैं मैटर। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मैटर हो जाती है, जो कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है। ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब आप 9th में स्टार्टिंग की होगी, 9 से पहले भी जब आपने 6th 7th 8th में बात की होगी, तो मैटर की डेफिनेशन एक तरह से साइंस में 6th क्लास से बहुत अच्छे से आ जाया करती है, जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करते हैं। और 9th 10th में तो बहुत अच्छे से आपको अलग अलग पोर्शन में, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें देखने को मिल जाती है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो सबसे पहले हम ही लोग हैं ना, ह्यूमन। उसके बाद जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए हो, एयर। इस तरीके से आपके आसपास में जो भी कुछ दिख रहा है वो सभी मैटर के एग्जांपल्स हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं मैटर की बात करता हूं तो जो मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो मैटर के जो यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके पास होते हैं एटम्स, है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जहां पर आप लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ते हैं। एटम्स के बारे में 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो कि उस थ्योरी में बताए जाते हैं। फिर हमारे पास ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, इनमें जो खास बात होती है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मैटर के अंदर अट्रैक्ट करके रख रहे होते हैं, है ना, जोड़ के रख रहे होते हैं। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, वो लगातार मोशन में रहे होते हैं, और वह जो मोशन होता है वह हमारे पास थर्मल मोशन होता है। अब ध्यान सुनना, ये थर्मल मोशन आपको या तो काइनेटिक एनर्जी में देखने को मिल जाएगा, या फिर और जो तरह के मोशंस होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं वाइब्रेशनल मोशन, जैसे मैं बात करता हूं रोटेशनल मोशन, और जैसे मैं एक और बात कर सकता हूं ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस तरीके से आपके पास पार्टिकल्स कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैटर। जो एक बेसिक डेफिनेशन और बेसिक बैकग्राउंड में आपको बता सकता था, वो ये एक तरीके से मैटर के बारे में है। अब क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बनाते हुए फिर हम लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास हम 2 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, और फिर जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास होगी वो हम कर सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात को समझिएगा जरा ध्यान से। जब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक होता है प्योर सब्सटेंस, और एक होता है हमारे पास मिक्सचर। जब हम प्योर की भी बात करेंगे तो प्योर में भी हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट
और यहां पर होते हैं हमारे पास कंपाउंड। वहीं पर अगर मैं मिक्सचर की बात करूंगा तो मिक्सचर में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और एक हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से, कि जब मैं आपसे प्योर की बात करता हूं तो यहां पर प्योर का मतलब है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। यहां पर सिर्फ आपको एक ही प्रकार के पार्टिकल्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप एलिमेंट की बात करोगे तब भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, जब आप कंपाउंड की बात करोगे तब भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं, जैसे एलिमेंट में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एलिमेंट में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं मेटल, मेटलॉइड एंड लास्ट में नॉन मेटल। ठीक है, मेटलॉइड्स होते हैं जहां पर मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। और पूरी जब हम लोग प्रिडिक्टेबल की बात करेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से हमारे पास क्या क्या सारी चीजें होती हैं, कौन सा मेटल है। जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेटल होते हैं। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर मेटल भी देखने को मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेंगे। जब आप डी और ए ब्लॉक की बात करते हो तो वहां पर आपको मेटल्स ज्यादा देखने को मिल रहे होता है, इवन मेटल ही वहां पर हमारे पास प्रेजेंट रहे होते हैं। तो आपको अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक इंटरेस्टिंग बनानी है तो एक कहीं ना कहीं आपको प्रिडिक्टेबल थोड़ी सी याद होनी चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन कहां पर है तो आपको एकदम कोने पर नजर आना चाहिए सबसे पहले हाइड्रोजन। मैं उससे बोलूं कि फिर लिथियम कहां है, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, इस तरीके से पूरा चलना चाहिए। वहीं पर उसके जस्ट एकदम इधर आ जाएंगे जब हम लोग तो वो हीलियम आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से अगर याद होंगे ना तो एक केमिस्ट्री में ना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। आप हालांकि अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसमें प्रिडिक्टेबल का इतना रोल नहीं है, लेकिन है तो एलिमेंट्स की केमिस्ट्री ना। आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स ना, एटम्स पढ़ोगे, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ोगे, उनका एक तरीके से क्वांटिटेटिव अप्रोच आप ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन वो चीज आएगी तो और अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा ये वाला पार्ट आपको। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जब हम फिजिकल, अच्छा मिक्सचर की बात कर लेते हैं। यहीं पर मिक्सचर जब हमने वहां पर बोला है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो यहां पर हम बोल देंगे मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सिंपल सा पॉइंट है, यहां पर हमारे पास मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और होमोजेनियस की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। और यहां पर जब मैं बात करूंगा हेट्रोजेनियस की तो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं सैंड एंड वाटर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म। अब हम आ जाते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है वो तीन हमारे पास मेन कोर्सेज में है, लेकिन हम 5 की बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक हमारे पास होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर हमारे पास जो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं हम, जिससे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और फिर एक और होता है हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। हालांकि ज्यादा बातें होती नहीं है बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में, लेकिन फिर भी आपको जो पता होना चाहिए थोड़ा सा, वो ये पता होना चाहिए, ये आपके पास लो टेम्परेचर पर देखने को मिलता है और ये आपके पास हाई टेम्परेचर पर देखने को मिलता है। और एक तरीके से इसको हम लोग फ्यूज्ड स्टेट भी कह देते हैं, फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो लिक्विड चैप्टर्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे एक एक करके आराम से तरीके से, जिसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। वो सब बातें करते हुए हम सारी चीजों को जोड़ते हुए चल रहे होंगे। फिर जब मैं गैस की बात करूंगा
तो गैस की केमिस्ट्री आप लोग मेनली आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, ये सब सारी चीजें बात पढ़ोगे, रियल गैस इक्वेशन, जहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में इसको भी एज एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाया जाता है। तो ये आपके पास एक तरीके से जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपके पास है किसकी, मैटर की। तो दो प्रकार के आपके पास यहां पर क्लासिफिकेशन है, और उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप लोग को अगर ये क्लासिफिकेशन और ये सब समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इनके होमवर्क को ट्राई करके कमेंट में मुझे बताइएगा सभी लोग। मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो, है ना, ये सब क्या है ना, इसको एटम को भी कॉमा कर देते हैं। तो आपको इन सब में से बताना है ये सब क्या है आपके पास, ठीक है। चलिए, एटॉमिक मास देखिए, अगर एटॉमिक मास की मैं आपसे बात करता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती होगी, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। अच्छा, मैं फिर से एक बार आपसे पूछूंगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या सिर्फ 1 ही है, या फिर वहां डेसिमल वगैरह भी कुछ वहां पर मेंशन किया होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर, थोड़ा सा डेसिमल के बाद कुछ इस तरीके से भी ये मेंशन किया होता है। तो यहां पर हम इसको बोल देंगे एटॉमिक मास। अब बेसिकली ये जो एटॉमिक मास है, इस बात को समझना, ये सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का एक एवरेज एटॉमिक मास है। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करता हूं तो इसमें H, D और T। सबसे पहले हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटियम के नाम से भी कहते हैं, 1H1, फिर ड्यूटेरियम और फिर ट्रिटियम। जब इन तीनों का आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जब आप इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो वही जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसी को हम कह दिया करते हैं एटॉमिक मास जनरली। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो एक एवरेज एटॉमिक मास होता है। उसका कारण क्या है, अब आगे पढ़ेंगे भी, हम बात करेंगे भी कि जो एवरेज एटॉमिक मास होने का कारण है वो सिंपल सा एक पॉइंट ये है कि नेचर में अकेला एलिमेंट तो एग्जिस्ट करे, यानी उसके आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके आइसोटोप्स का भी परसेंटेज होगा। तो इसी ही तरीके से वहां पर उसके परसेंटेज को सभी को कंसिडर करोगे तो वहां पर एक आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर डिफाइन करता हूं कि एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास हम लोग बोल देंगे यहां पर एवरेज मास ऑफ एन एटम, एवरेज मास ऑफ एन एटम वन बाई 12th मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 है इसको एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया है। अब बात को हमें यहां पर दो बातों को समझना है। सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि ये जो एटॉमिक मास है, इस एटॉमिक मास को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत तरीके से, कैसे बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने यहां पर जो एलिमेंट ले लिया है वो क्या ले लिया है, कार्बन 12 ले लिया है। अगर मैं कार्बन 12 की जगह हाइड्रोजन ले लूं, मैं ऑक्सीजन ले लूं और भी कोई भी एलिमेंट ले लूं, तो मैं उस तरीके से यहां पर एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकता हूं। पहली बात तो ये हो गई। फिर जो यहां पर दूसरी बात है कि आखिरकार इस ही को यहां पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेफरेंस क्यों लिया है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आपके थ्योरी वाले पोर्शन के लिए एक अच्छा सवाल बन जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जब कंपटीशन में, नीट में, एग्जाम में पूछेगा तो वो थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे अभी। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखिए जब कार्बन 12 के आप मास की बात करोगे ना, तो कार्बन 12 का जो मास होता है ना वो एग्जैक्ट 12 होता है। 12 मतलब यहां पर कोई डेसिमल वगैरह नहीं होता। तो जहां पर इसको लेना इसलिए आसान था क्योंकि कैलकुलेशन में बाकी अदर एलिमेंट के जब आप एटॉमिक मास निकालोगे ना, तो उसकी कैलकुलेशन में ज्यादा डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलने वाली। यही वो एक बेसिकली रीजन है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 के मास को ले लिया करते हैं, जो कि 12 है, और कार्बन 12 को एज हम स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया करते हैं। अब बात एटॉमिक मास के डेफिनेशन में नहीं है, बात जो भी है वो एटॉमिक मास के टाइप्स में है। तो जब मैं एटॉमिक मास के टाइप्स की बात करूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 प्रकार के एटॉमिक मासेस होते हैं। यहां पर सबसे पहले होता है आपके पास RAM। हियर RAM स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एटॉमिक
मास। RAM के बाद जो हमारे पास फिर सेकेंड वन आता है वो आता है AAM। हियर AAM स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। और फिर लास्ट में हमारे पास जो आता है वो आता है GAM। हियर GAM स्टैंड्स फॉर ग्राम एटॉमिक मास। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर क्या है आपके पास एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और फिर क्या है आपके पास ग्राम एटॉमिक मास। अब एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। तो यहां पर आज की क्लास में हमारा ये एक अच्छा सा पोर्शन कवर हो जाएगा कि जहां पर हमने मैटर के बारे में थोड़ा सा जाना, एटॉमिक मास का जाना, और टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास को लेकर हमने बात की। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता हूं तो ये होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स माने आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन होता है हमारे पास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 8 हो जाएगा। तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो दोनों को प्लस करके जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 16, और ये जो 16 आ रही है इसी को हम बोल देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। हम अभी आगे जब एकदम सबसे पहले स्टार्टिंग वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो बात भी करेंगे कि किसी भी एटम को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के भी तरीके होते हैं। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, A यहाँ पर एटॉमिक मास होता है। जब प्रोटॉन की बात करते हो तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, अगर न्यूट्रल एटम है तो वो प्रोटॉन के बराबर होता है। जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हो तो वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो इसको और डिटेल में भी बात कर लेंगे, लेकिन एकदम हमारा जो टॉपिक है उसके हम लोग सेंटर में थोड़ा सा रहने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी ही तरीके से अगर मैं किसी भी एलिमेंट के लिए लिखना चाहूंगा, है ना, किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ हाइड्रोजन के लिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली 1। मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर सोडियम के लिए तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 23। आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर इसके आगे कोई भी यूनिट नहीं है। तो रिलेटिव यूनिट एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है ना, यूनिट नहीं होती इसकी यहाँ पर। ठीक है, इट सिंपली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर दर्शाया करता है। आगे बढ़ा जाए, जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एक एटम का मास जो होता है उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जब आप बताओगे, बताने का जो तरीका होगा वो सिंपल सा ये है कि अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का आइडिया है उसके आगे आप यू लगा दो चुपचाप से, जैसे समझते हैं। यहां पर मैं हल्का से एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, AAM बराबर यहां पर क्या आ जाएगा RAM, और आगे आ जाएगा आपके पास U। तो जैसे अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं फिर से, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था 16, इसके आगे चुपचाप से यू लगा देंगे। हाइड्रोजन है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था 1, चुपचाप से यू लगा देंगे। इसका सोडियम का बात कर रहे थे तो कितना था इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 23, तो आगे चुपचाप से यू लगा देंगे। इस बात को समझने की कोशिश करिए, यहां पर जो यू है ये यू स्टैंड्स फॉर है यूनिफाइड मास। यहां पर जो यू है ये यू स्टैंड्स फॉर है यूनिफाइड मास। अगर मैं इसके पहले की बात करता था तो इससे पहले इसको हम लोग AMU बोलते थे ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि ये मॉडर्न कन्वेंशन है तो मॉडर्न कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग यू यूज करते हैं। पहले AMU एटॉमिक मास यूनिट इसको यूज किया करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आ जाएगा। और भी आगे चलेंगे तो डिटेल में बात करेंगे एक्चुअली वो एक एटम का मास हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या। जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास होता है 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम का मास, एटम का मास। तो सबसे पहले हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, अभी हमने मोल पढ़ा नहीं है, मोल पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा 9th क्लास से हल्का सा आइडिया होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर भी नहीं है तो मैं बताऊंगा 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हमारे पास होता है 1 मोल।
कि जहां पर भी इतने पार्टिकल्स आ जाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं एक मोल। अब पार्टिकल्स माने एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स मतलब मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब इतने एटम्स का मास हम निकाल रहे होंगे ना, तो उतने एटम का मास किसी भी एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे इसका भी एक इंटरेस्टिंग तरीका भी बताऊं, फिर आगे और डिटेल में इसकी बात कर रहे होंगे। वो इंटरेस्टिंग तरीका हमारे पास क्या है कि जब हम GAM की बात कर रहे होंगे तो जो GAM होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, RAM तो होगा ही होगा, उसके आगे हम लोग लगा देंगे G, ठीक है, उसके आगे हम लगा देंगे G। तो कैसा बनेगा देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहले फिर से वही ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं क्योंकि उसका रिलेटिव मास पता है, तो कितना है 16, आगे लगा देंगे G। तो ये जो 16 आपने G लगाया ये ग्राम एटॉमिक मास बन गया। आ रही बात समझ में ना एकदम अच्छे से? जो 16 आपने G लगाया ये ग्राम एटॉमिक मास बन गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहां पर H और यहां पर आ जाएगा आपके पास 1G ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे अगर मैं बात करता हूं सोडियम तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 23G। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो आपके पास 3 तरह के एटॉमिक मास होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। अब एक बात और समझ लेते हैं, अगर ये हम समझ रहे हैं तो इसी चीज को हम समराइज कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एटम हम ले लेते हैं, कोई भी एटम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वो जो एटम ले लिया है वो एक कैल्शियम एटम ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कैल्शियम के मास की बात करता हूं तो कैल्शियम के मास के बारे में क्या बात करूंगा बताइए? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले यहां पर 40 लिख दीजिए। मैं बिल्कुल लिख दिया, चलो ठीक है। आप बोलेंगे सर इसको आप 40U भी तो लिख सकते हैं, चलो ठीक है लिख देते हैं। और आप बोलेंगे सर इसको 40G नहीं लिख सकते क्या? तो मैं बोलूंगा चलो ये भी लिख देते हैं। अब तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है क्या क्या। जब मैं सिर्फ 40 लिख रहा हूं ना, इतना तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद रहते हैं, तो केमिस्ट्री में ना ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। हालांकि आपके जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा उसमें एटॉमिक मासेस दिए होते हैं, वहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पर जो ये है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जब हम यहां पर 40U की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। और जब हम यहां पर 40G की बात करेंगे इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को अभी हमें एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम समराइज करना है कि क्या कहां पर हमारे पास चीज रहने वाली है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और ये कोई अपने आप में एक सिर्फ इकलौता एक तरह से चैप्टर नहीं, पूरे एप्लीकेशन पार्ट है सभी चैप्टर्स में, जिसमें हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं, जहां पर हमने मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया। मैटर की डेफिनेशन करते हुए फिर हमने मैटर की क्लासिफिकेशन पर आए, और फिर हमारे पास जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि बार बार मोल कॉन्सेप्ट में यूज होंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में जाना, फिर हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास के बारे में जाने, जहां पर 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।